वो कागज़ की कश्ती थी, वो पानी का किनारा था, वो दिल की दिलचस्पी का एक अजब नज़ारा था। दिल की दिलचस्पी और इन सभी चीज़ों से आगे बढ़ते हुए जब हम उमंग कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आते हैं तो उसमें विभिन्न तरह की प्रतिभाएं हमारे साथ शामिल होती हैं। छोटी छोटी बच्चियां आज हमारे साथ शामिल होने वाली हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे, उनकी आकांक्षाओं के बारे में, उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में। वो कला के साथ साथ किस तरह से अध्ययन को लेकर चलती हैं उस बारे में भी हम जानेंगे, और उनकी भविष्य को लेकर क्या योजनाएं हैं इस बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उमंग कार्यक्रम की, और हमारे साथ जुड़ रही हैं अमृता और रुचिका जी। तो चलिए उनसे जानते हैं उनका परिचय। नमस्कार, मेरा नाम रुचिका ठाकुर है और मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला से आई हूँ। और बचपन से ही मुझे ड्राइंग करना, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना और डेक्लेमेशन करना में बहुत अच्छा लगता है। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे आपका परिचय। नमस्कार जी। मेरा नाम अमृता ठाकुर है। मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बौंड से आई हूँ। जी। मुझे ड्राइंग पेंटिंग करना बहुत पसंद है और मैं ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी हूँ, तो कह सकते हैं कि मैं नेचर लवर हूँ। जी, तो आप दोनों के बारे में हमने जाना कि आप नेचर लवर हैं और आपको ड्राइंग करने का भी शौक़ है। साथ ही साथ आपको डेक्लेमेशन में पार्टिसिपेट करने का बहुत ही चाव रहता है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्टिसिपेट भी किया है। तो अमृता जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि आप नेचर लवर हैं, जो बच्चों में बहुत कम देखने को मिलता है अगर हम बात करें, क्योंकि बच्चों के पास पढ़ाई से अगर समय निकलता है तो सोशल मीडिया या फ़ोन में वो व्यस्त हो जाते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे आपका रुझान नेचर या एनवायरनमेंट की तरफ किस प्रकार हुआ? मैं गांव से हूँ, मतलब ग्रामीण परिवेश से हूँ। तो हमने बचपन से देखा है कि कैसे मम्मी पापा मतलब खेत वगैरह में जाया करते थे, तो हम भी उनके साथ साथ ऐसे जाया करते थे। तो अगर हम देखेंगे कि अगर हम देखें तो पर्यावरण, ये जो पहाड़, पेड़ पौधे, ये बहुत ही अगर आप इनके पास जाके बैठोगे आराम से तो आपको बहुत ही शांति, सुकून सा मिलता है। बिल्कुल। और जब मैं स्कूल में भी हमें ग्रीन स्कूल प्रोग्राम हमारे स्कूल में चलाया गया है, तो उसमें भी हमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती है जो बच्चों को हमें पर्यावरण से जोड़ती हैं। जी, ग्रीन स्कूल की आपने बात की और ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमें लग रहा है और इस बारे में हम बहुत कुछ और भी जानना चाहेंगे। लेकिन रुचिका जी, आपसे भी हम जानते हैं कि जब आपने बात की, जैसे आपको डेक्लेमेशन में आपका इंटरेस्ट है, आपको कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है, आमतौर पर ये नहीं देखा जाता क्योंकि बच्चे स्टेज पे जाने से घबराते हैं, स्टेज का एक फ्राइट उनमें रहता है। तो आपसे जानना चाहेंगे आपका इंक्लिनेशन इस तरफ किस प्रकार हुआ? बचपन से ही मेरे को डेक्लेमेशन स्टेज पे जाने का मैम शौक था, बट पहले जब फर्स्ट टाइम मैंने स्टेज फेस किया था तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हुई थी। उस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ यही सोचा कि अभी अगर मैंने कर लिया तो मैं ज़िंदगी में मतलब कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब क्योंकि स्कूल से ही हमारा बेस बन जाएगा, तो आगे मैं बड़े बड़े जो भी लेक्चर वगैरह देने होंगे तो वो मैं दे पाऊँगी। अगर मैंने अभी कर लिया तो मैं बाद में भी कर पाऊँगी। तो मैंने बस यही सोचा कि मैं ही हूँ और मेरे आगे कोई भी नहीं है और मैं ही अपने विचारों को प्रकट कर रही हूँ और मेरे आगे कोई भी नहीं है। और इसी उससे मैंने पहली बार डेक्लेमेशन बोला था और उस टाइम पे मैं मतलब नर्वस बहुत हुई थी, पर मैंने सोचा कि अगर मैंने इस टाइम पे कर लिया तो मैं ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकती हूँ। जी, तो वो जो पहला एक समय होता है कि कोई भी स्टेज हमारी पहली होती है तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट भी महसूस होती है। तो कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो कि आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला हो आपके टीचर्स की तरफ से या आपके जो भी फ्रेंड्स हैं और स्टूडेंट्स की तरफ से?
ऐसा हुआ तो बहुत बार है, बट एक बार मेरे मैम है सीमा मैम, उन्होंने मेरे को एक टॉपिक दिया, मतलब ये भारत के ऊपर था रिलेटेड, तो उन्होंने शायद मेरे अंदर कुछ खूबी देखी कि मैं इसमें कुछ इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बोल पाऊंगी, या कुछ उन्होंने देखा होगा कुछ, तो ये था भारत के ऊपर रिलेटेड था। इसमें मतलब भारत के इतिहास के बारे में रिलेटेड थी इसमें चीज़ें, कि जो वैदिक पद्धति होती थी भारत में और आजकल जो भारत में हो रहा है वो कैसे कैसे। तो उसके बाद जब मैंने वो टॉपिक बोला था तो मैंने मतलब बहुत अच्छे तरीके से बोला था। तो उसके बाद मेरे को प्रिंसिपल मैम वगैरह ने, सारे टीचर स्टाफ ने, बच्चों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा था कि अगर मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ तो मैं अपने आप को और करूँगी और मैं और करूँगी इस चीज़ में। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि एप्रिशिएशन तो मिलती है, पर अपने खुद को देखूँ पहले कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। उसके बाद फिर एक और, अभी मैंने रिसेंटली न्यूज़ बोली, तो हमारे यहाँ पे स्कूल में ऐसा होता है कि न्यूज़ में क्लैपिंग नहीं बजती, तो पता नहीं शायद टीचर्स को या बच्चों को मेरी न्यूज़ इतनी अच्छी लगी होगी कि उन्होंने मेरे को क्लैपिंग की। और उस टाइम पर मेरे को ऐसा लगा कि ये असली मज़े मतलब लाइफ की, कि एप्रिशिएशन भी मिल रही है एक तरफ से और ख़ुद को प्राउड भी फील हो रहा है कि हम कर सकते हैं। जी, और इंस्टेंट अप्रिसिएशन जब मिलती है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, और ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं। अमृता जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने बताया कि आप जो ग्रीन स्कूल का एक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, वो एक बहुत एक बड़ा प्रोग्राम है, उसमें आपका स्कूल पार्टिसिपेट करता है, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। ग्रीन स्कूल प्रोग्राम एक नीचे से रिलेटेड प्रोग्राम है जिसे भारत में CSC द्वारा चलाया जाता है, और इसमें बच्चों को नेचर के बारे में ऐसा बताया जाता है, हम अपने नेचर को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। और इसमें मुख्यतः 6 इसकी कीज़ है जिन पे काम किया जाता है, जैसे एनर्जी और एयर, वेस्ट, फूड और वाटर, ये सारी चीज़ें जिन पे काम किया जाता है। तो हमारा स्कूल, हम भी इस पे काम करते हैं। मैं भी बहुत ही मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखूँ। तो हमारे स्कूल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कंपोस्ट बिन भी बनाते हैं अपने स्कूल में, और उसमें ऐसा करते हैं कि जितना ही हमारा किचन वेस्ट होता है वो सारी चीज़ें हम उसमें डालते हैं, मिट्टी है और जो सूखे पत्ते हैं वो सभी डालते हैं। और हमारे पास जो हमारा ड्राई वेस्ट मटेरियल होता है, कॉपी के पेज वगैरह होते हैं, उन्हें हम संभाल के रखते हैं, और जो यूज़ करने के होते हैं हम उन्हें पंच करके उन्हें रफ में यूज़ करते हैं। हमारे स्कूल में एक गार्डन भी बनाया गया है जिसमें हम लोकल वेजिटेबल्स उगाते हैं जो हमारे डेली यूज़ के लिए आ जाती हैं। और हमारे स्कूल में बहुत सारे प्लांट्स की स्पीशीज़ भी है, पौधे लगाए हुए हैं, पर हमारे पास स्कूल में इतना वो नहीं है, पर फिर भी हमने बहुत सारे पौधे लगाए हैं। और हम एंजाइम्स भी तैयार करते हैं स्कूल में जो मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, और घरों में भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं, पर हमारे स्कूल में उसे पौधों में फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जाता है। उससे ये होता है कि पौधों को हार्म भी नहीं होता है और मिट्टी भी अच्छी रहती है, क्योंकि अगर हम बाज़ार से फर्टिलाइज़र लेके आएंगे तो उससे पौधों को भी कहीं ना कहीं हार्म होगा, सॉइल भी प्रदूषित होगी ही, उससे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और घरों में हम उसको डस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और फ्रेग्रेंस के लिए भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा ही कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, और इसके जो कंपोनेंट्स आपने बात की, एनर्जी की आपने बात की, एनर्जी कंजर्वेशन या फिर वाटर हार्वेस्टिंग की आपने बात की, वो भी हमारे स्कूल में की जाती है। और हम ये ट्राई करते हैं कि हम पानी वेस्ट ना करें और लाइट भी उतनी यूज़ करें जितनी हमें ज़रूरत है, और पानी भी जो हम रेन वाटर होता है उससे भी हम हार्वेस्ट करते हैं। और बिहेवियर में एक चेंज लाने की बात होती है, क्योंकि जैसे आपने बात की कि जब क्लासरूम आप छोड़ते हैं तो लाइट्स ऑफ कर देते हैं, क्योंकि बहुत बार बच्चे नेग्लिजेंट होते हैं, इन सब चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। क्लास ओवर हो गई है तो बच्चे निकल जाते हैं और लाइट्स ऑन रहती हैं। तो ये छोटे छोटे जो चेंजेस हम लाइफ में लेकर आते हैं तो इससे बहुत एक बड़ा चेंज हम वर्ल्ड ओवर हम देख सकते हैं। अमृता जी, बहुत छोटी सी उम्र में आप ये सब
सब चीज़ें जान चुकी हैं और इनको आप इम्प्लीमेंट कर रही हैं, आप इसके लिए बधाई की पात्र हैं। रुचिका जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसे हमने अमृता जी से भी जाना कि स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ का हो, तो आपको किस तरह से एनकरेजमेंट मिला है टीचर्स के थ्रू, या फिर स्कूल में किस तरह का एनवायरनमेंट रहता है जो आपको और फोर्स करता है कि आपको डेक्लेमेशन या फिर ऑरेटरशिप में आगे बढ़ना चाहिए? मैम स्पेशली तो सबसे बड़ा थैंक यू तो मैं प्रिंसिपल मैम को बोलूँगी, क्योंकि मैम वही हमारे को मोटिवेट करते कि हर चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कभी भी मौका मिल सकता है, कोई भी बड़ा लेवल का कुछ भी हो तब कभी भी मौका मिल सकता है। हम तो प्रिंसिपल मैम हमारे को बहुत सपोर्ट करते हैं, और मैम जो बाकी सारा टीचर स्टाफ है मैम बहुत सपोर्टिव है वो भी। और अगर आपने जैसे डेक्लामेशन की बात बोली, तो मैम अगर हमारे को उन्होंने कुछ टॉपिक देना होता है मैम, तो वो हमारे को दे देते हैं मैम, उसके रिलेटेड मैम उससे ज़्यादा ही बताते हैं हमारे को उस बारे में, ताकि हमारे को समझ आए, और जो हमारे को समझ आ रहा है उसको हम दूसरों बच्चों को भी बता सके, ताकि वो भी उससे कुछ प्रेरणा ले सके। जी। तो केवल जो बुकिश नॉलेज है उस पर ही फोकस नहीं किया जाता है, बल्कि उससे एक्सटर्नल जो भी चीज़ें हैं जिससे आपका ओवरऑल एक डेवलपमेंट हो, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। अगर जैसे आपने बात की कि आप डेक्लेमेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, तो विभिन्न तरह के टॉपिक्स दिए जाते हैं, तो अगर आपको कोई भी टॉपिक मिलता है तो किस तरह का आपका एक प्रोसीजर, कोई स्टेप्स रहते हैं, किस तरह आप प्रिपेयर करती हैं, किस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है अगर पर्टिकुलर टॉपिक आपके सामने आता है, वो थोड़ा बताइए। मैम सबसे पहले तो उससे अपने आप में फील करते हैं कि उस टॉपिक में है क्या ऐसा, और मतलब उसको कैसे याद करना है। जी। तो अगर सबसे पहले तो मैम उसको अच्छे से रीड करना है, अगर मैम फिर समझना है उसको, फिर मैम उसको अपनी लाइफ से रिलेट करना है कि ऐसा होता है कि नहीं होता मैम, फिर वो हमारे दिमाग में मैम फिक्स्ड हो जाएगा मैम, फिर हमारे को समझ आएगा, हमारे को और अच्छे से पता लगेगा कि उस टॉपिक में है क्या, और उसको हम ज़्यादा अच्छे से कन्वे कर सकेंगे दूसरों को भी। जी जी। तो इंटरनलाइज आप उसको करती हैं, सबसे पहले कोई भी टॉपिक है, फिर उसके बाद टीचर्स का सपोर्ट लेती हैं, और फैमिली का भी सपोर्ट रहता है। फैमिली के सपोर्ट पर अमृता जी आप क्या कहना चाहेंगी? फैमिली सपोर्ट तो मतलब मेरे घर पे सभी सपोर्ट करते हैं जी। और कभी ऐसे नहीं बोलते कि ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसे बोलते कि सब कुछ करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं करना होता वैसा नहीं करना होता। वो हमेशा हमें मुझे सपोर्ट करते हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स की हम बात करें, कितने लोग आपकी फैमिली में हैं और आपके सिबलिंग्स कितने हैं? मेरे घर पे मेरे से बड़ा एक भाई है और मेरे से छोटी एक बहन है, हम 3 भाई बहन हैं जी। और मम्मी पापा है और हमारे साथ अंकल रहते हैं। जी। तो एक जॉइंट फैमिली में आप रहती हैं, तो इससे कि एक बहुत अच्छा संदेश भी जनता को जाता है, क्योंकि आज हम देखते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ज़्यादा ट्रेंड देखने को मिलता है। तो जो चीज़ें हम जॉइंट फैमिली में सीख पाते हैं, कर पाते हैं, बच्चे शेयर कर पाते हैं, बच्चों के पास बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ वो अपनी जो मन की बातें हैं वो बता पाते हैं। तो ऐसे में जब हम देखते हैं आजकल के बच्चों में डिप्रेशन या एंजाइटी देखने को मिलती है इतनी छोटी छोटी उम्र में, आपका क्या मानना है रुचिका जी कि जब स्ट्रेस लाइफ में आता है, क्योंकि अगले दिन कोई एग्ज़ाम है या कंपटीशन है, तो जब वो स्ट्रेस आता है तो कैसे मैनेज करती हैं उसे आप? मेरे को कभी स्ट्रेस तो हुआ नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस होता है। जैसे अगर पढ़ाई का तो कभी स्ट्रेस नहीं हुआ, क्योंकि टाइम टू टाइम पढ़ाई हो जाती है मैम, पर कई बार हो जाता है मैम स्ट्रेस मैम, तो उसको बस रिलीफ मैम एक सांस में मैम रिलीफ कर देते हैं मैम, सब कुछ हो जाता है मैम। पर इतना स्ट्रेस मैम कभी हुआ नहीं आज तक मैम। बाकी फिर फैमिली वगैरह को भी कोई स्ट्रेस नहीं होता मैम। पर इसको मैम मैं आपको एक श्लोक के माध्यम से बताऊंगी, क्योंकि मैम बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे मेरे को मैम, ये मेरे साथ नहीं मैम, औरों के साथ भी हो सकता है कि उनको स्ट्रेस वगैरह हो मैम। तो इसके लिए एक श्लोक है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति मुद्य समो बंधु अस्ति यम नाव सीदति। मैम इसका ये मतलब है कि जो व्यक्ति है वो अगर आलस्य करेगा तो वो अगर वो परिश्रम करेगा ही नहीं तो वो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। और आजकल हम सब बच्चों को देखते ही हैं कि वो आलस्य करते हैं, आज का काम कल को टाल देते हैं, कल का काम परसों, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस होता है। और जब वो पेपर वगैरह आते हैं तो उस टाइम पे उनको बहुत पैनिक होता है, और काम वगैरह भी ऐसे ही करते हैं, स्कूल का जो काम होता है वो टाइम टू टाइम नहीं करते, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस हो जाता है। फिर टीचर वगैरह की मार वगैरह उनसे डर लगने लगता है मैम। फिर वही है कि
अगर वो परिश्रम ही नहीं करेंगे इस एज में, अगर वो परिश्रम नहीं करेंगे तो बड़े होके वो करेंगे क्या फिर लाइफ में, फिर तो वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे लाइफ में। हाँ, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और कि ये जो समय होता है, जो हमारा इनिशियल पीरियड हमारी लाइफ का होता है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम एक चीज़ पे फोकस करें, चाहे वो एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, इन सभी चीज़ों को लेकर साथ में चलना होगा, तभी हम किसी मतलब ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट हो पाता है, रादर दैन हम सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है और मेंटल पीस भी हमारा चला जाता है। अमृता जी, जब आपकी लाइफ में स्ट्रेस आता है या फिर कोई एंजाइटी होती है, आप किस तरह उसे इवेड आउट करती हैं, किस तरह से उसका वेंट आउट करती हैं? ऐसे तो मुझे कभी स्ट्रेस हुआ नहीं है, पर अगर कभी हो भी जाता है तो मैं अपने पेरेंट्स से शेयर कर लेती हूँ या टीचर से या अपने भाई बहन से शेयर करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही होता है। और ऐसे मुझे कभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ाई भी साथ साथ हो जाती है और टीचर भी बहुत सपोर्टिव है, सब कुछ अच्छे से बता देते हैं। अगर समझ नहीं भी आता है हमें कभी तो बोल देते हैं कि तुम 1000 बार पूछोगे, हम 1000 बार बता देंगे। तो कभी ऐसे स्ट्रेस नहीं हुआ जी। तो स्ट्रेस बस्टर आपके पास आपकी फैमिली है, और अगर फैमिली में वो चीज़ सॉल्व नहीं हो पाती है तो आप अपनी टीचर्स का सहारा भी लेती हैं। नेचर की हम बात कर रहे थे और नेचर लवर आप हैं ही, तो आपको क्या लगता है कि नेचर के करीब रहने से कितना मेंटल पीस मिलता है, कितना एजुकेशन में मदद मिलती है शांत वातावरण में पढ़ाई करने से? पहले से देखा गया है कि जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वो भी नेचर से ज़्यादा कनेक्ट रहते थे, और अगर हम नेचर से ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे तो हमें शांति, पीस, मतलब हम काम रहेंगे। और बस यही है कि नेचर के हम जितना करीब रहेंगे हमें उतनी शांति रहेगी और हमें उसे जानने का मौका मिलेगा। कितनी सारी चीज़ें ऐसी है जो हम जानते भी नहीं हैं, पर नेचर में इतनी सारी चीज़ें, अगर हम उन्हें जानेंगे तो बहुत नॉलेजेबल होगी वो सारी चीज़ें। जी। जो नेचर हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है कि सिम्फनी में कैसे रहना है, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए किस तरह आगे बढ़ना है। नेचर से हम ये सब चीज़ें भी सीख सकते हैं। हम सोशल मीडिया की भी बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बच्चों में हो जाता है, और जब ऑनलाइन क्लासेस की हम बात करते हैं तो इस समय तो बच्चे को पेरेंट्स खुद ही फ़ोन उनके हाथ में दे देते हैं। तो ऐसे में किस तरह से पढ़ाई को आप अलग कर पाती हैं सोशल मीडिया या इन सब डिस्ट्रैक्शन से? सोशल मीडिया की बात करें तो वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम फ़ोन का यूज़ कैसे करते हैं। फ़ोन मेरे पास भी है, सभी के पास फ़ोन होते हैं, पर हमको ये देखना चाहिए कि अगर हमने पढ़ाई करनी है तो हम पढ़ाई करेंगे, अगर हमने फ़ोन चलाना है तो हम पढ़ाई पहले कर ले उसके बाद फ़ोन चला ले। और ऐसा भी नहीं है कि फ़ोन हमें गलत रास्ते में ले जाएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हम सीख सकते हैं। और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, कुछ भी अगर हमें कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी जानना हो देश दुनिया से तो हम उस पर सर्च कर सकते हैं और वो हमें इन्फॉर्म करेगा। बस ये होता है कि आप उसको कैसा यूज़ करते हो, आप उसको सही यूज़ करते हो तो हमारे लिए बेनिफिट करेगा, अगर हम उसे अच्छे से यूज़ नहीं करते तो वो हमें ही हार्म करेगा। जी। तो यूज़ हम करें, उसका मिसयूज़ ना करें। कहीं जो ये मोबाइल फ़ोन्स है या नोट पैड्स है ये कहीं हमारा ही यूज़ ना करने लग जाएं, इससे बचना ज़रूरी रहता है। रुचिका जी, जब आप तैयारी करती हैं कॉम्पिटिशन्स की, कोई टॉपिक आप प्रिपेयर कर रही हैं तो गूगल पे ज़रूर आप सर्च करती होंगी, तो ऐसे में सोशल मीडिया पर भी आप जाती होंगी। बहुत सारी साइट्स हैं जिसमें बहुत सारे हमें इंटरव्यूज़ देखने को मिलते हैं, बहुत सारा कंटेंट हमें इंटरनेट से मिल जाता है, पर ऐसे में साथ ही साथ गेम्स भी फ़ोन में अवेलेबल होती हैं। तो आप किस तरह से फोकस्ड रह पाती हैं जो भी आपको पढ़ना है, जो भी आपको करना है? बेसिकली जब फ़ोन चलाने की बात होती है तो मैम, जब मेरी सारी स्टडीज़ वगैरह हो जाती है, सारा मतलब काम वगैरह जो स्टडी से रिलेटेड सारा काम हो जाता है, उसके बाद चलाती हूँ मैम फ़ोन, क्योंकि फिर वही मैम की स्ट्रेस हो जाता है कि अगर काम नहीं करेंगे तो फिर वही हो जाएगा। इसलिए मैम फ़ोन बाद में, फिर पहले सारा काम हो जाता है मैम, उसके बाद फ़ोन होता है। जी। तो एक स्पेसिफिक आप टाइम डेडिकेट करती हैं फ़ोन यूसेज के लिए भी, क्योंकि ये भी एक तरह से स्ट्रेस बस्टर का काम करता है अगर उसे सही लिमिट में यूज़ किया जाए। आप लोगों के इंटरेस्ट भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि चलो पढ़ाई की बात होती है पर साथ ही साथ कुछ हम अपने एंजॉयमेंट के लिए भी करते हैं। तो अमृता जी, आप क्या करती हैं अपने को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए या फिर अपने एंजॉयमेंट के लिए? मैं कभी कभी या तो मूवीज़ देख लूँगी या कुछ पढ़ लूँगी जिससे नॉलेज वगैरह से मिल जाए, और कभी कभी पेंटिंग वगैरह
कर लेती हूँ। जी, पेंटिंग का आपने पहले भी बताया आपको शौक़ है, और जब आपको खाली समय मिलता है तो आप उसके अपने इंटरेस्ट को और बढ़ाने का प्रयास करती हैं, पर स्टडीज़ के साथ आप अपने इस इंटरेस्ट को लेकर कैसे चल पाती हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी स्टडीज़ पे फोकस्ड रहना पड़ता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ते हैं, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई एक एक्टिविटी हो जिस पे आप फोकस करना चाहते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किस तरह आप टाइम मैनेज करती हैं इन सब चीज़ों के लिए? पहले मैं अपना सारा काम कर लूँगी, जो मुझे स्कूल से मिला है लर्न करने के लिए, वो सब कुछ मैं पहले कर लूँगी। फिर मेरे पास अगर टाइम बचता है तो मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। और वैसे टाइम तो मिल ही जाता है, इतना वो नहीं होता है, और हो जाता है। पहले अपना सारा काम कर लिया, पढ़ लिया अच्छे से, उसके बाद जो फ्री टाइम बचा उसमें या फ़ोन चला लिया, पेंटिंग कर ली, ये सब चीज़ें, टीवी देख लिया। जी, तो सभी के पास 24 आवर्स ही होते हैं, और उसे किस तरह हम यूज़ करते हैं यही हमारी जो भविष्य की जो गति रहने वाली है वो डिसाइड करता है। रुचिका जी, आप भी थोड़ा बताइए कि जो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू रहता है, क्योंकि हम जब कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हैं और साथ ही साथ हमें स्कूल की एजुकेशन जो एकेडमिक्स है उसको भी कंटिन्यू रखना है, तो आप किस तरह से अपने स्कूल की एजुकेशन को और साथ ही साथ कॉम्पिटिशन्स को बैलेंस करती हैं? कॉम्पिटिशन्स तो मेनली कभी कभी होते हैं, जब कोई स्पेसिफिक डे वगैरह होता है तभी होते हैं कॉम्पिटिशन्स, तो अदरवाइज़ तो फिर स्टडीज़ वगैरह पे ज़्यादा फोकस रहता है। पर वही है कि अगर मैंने ज़्यादा टाइम इनको कॉम्पिटिशन्स वगैरह को दे दिया तो मेरी स्टडी पे रह जाएगी, और स्टडीज़ को ज़्यादा ध्यान दे दिया तो इनको, तो मतलब इनमें दोनों में मैं बैलेंस मेंटेन करती हूँ। मैम पहले मतलब वही होता है कि सारा स्टडीज़ का काम कर लिया, उसके बाद मैम टाइम बच ही जाता है बाकी सारे कामों से, मैम फिर उसमें मैं डेक्लामेशन वगैरह का पढ़ लेती हूँ मैम। पर आजकल मैम जिस दुनिया में मैम आप देख ही सकते हैं मैम, बच्चे कैसे होते हैं मैम, पढ़ाई से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते, ज़्यादा ये सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं मैम। इसके लिए मैं आपको एक श्लोक बताना चाहूँगी। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य प्रभवन्ति दोषा सुस्वादितो या प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्तपेया। मैम इसमें ये है कि अगर हम अच्छे लोगों की संगति के साथ रहेंगे तो हम खुद भी अच्छे होंगे। मतलब अगर हम ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे, स्कूल में ही देख लीजिए, अगर किसी ऐसी व्यक्ति के साथ रह रहे जो काम नहीं करता टाइम पे, ना वो पढ़ने में ठीक है, मतलब नशे वगैरह में उसका ज़्यादा ध्यान रखता है, वो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करता है मैम, तो उसके साथ साथ उसकी संगति में रह के हम भी बुरे बन जाएंगे। तो उसी तरह जैसे मैम स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ होती है मैम, वो कितनी मीठी होती है मैम, उसका पानी कितना मीठा होता है, पर जैसे ही वो समुद्र से मिलती है वैसी वो पीने योग्य नहीं रहती। मतलब समुद्र तो खारा है, वैसी वो पीने योग्य नहीं रहती। उसी तरह ये विद्यार्थी जीवन में भी होना चाहिए मैम, कि जैसे कोई अगर विद्यार्थी है वो अगर अच्छी संगति में रहेगा तो वो खुद अच्छा रहेगा, अगर वो कभी भी बुरी संगति में चला गया तो वो बुरा ही बन जाएगा। तो आजकल ये चीज़ तो हम घर में देख ही रहे कि आजकल का ज़माना तो आप मॉडर्न फैमिली है, तो घर वाले बच्चों को ऐसी परवरिश दे रहे कि बच्चे ऐसी खुद उसमें जा रहे कि नशे वगैरह वो खुद उसमें करे, क्योंकि बच्चे माँ बाप है जो वो बच्चों को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, वो जॉब वगैरह ज़्यादा पे ध्यान देते हैं और अपने बच्चों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जी, तो पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल आपने बताया, और अमृता जी से भी हमने जाना कि पेरेंटल सपोर्ट कितना आवश्यक रहता है अगर हमें किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की, और इतनी छोटी सी उम्र में आप इतना सब कुछ जानती हैं, ये ज़रूर आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स बधाई के पात्र हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी नॉलेज उन्होंने आप में इम्बाइब करवाई है। आप दोनों का हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप हमारे साथ सोशल मीडिया के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, और ये प्रोग्राम आप YouTube में भी देख सकते हैं। फ़िलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए DD हिमाचल। उमंग कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए आप YouTube चैनल पे भी जा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।